नमस्कार भैया, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। संविधान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का भाग 2 पार्ट 2 जो कि संबंधित है सिटीजनशिप यानी नागरिकता से। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं भैया, जैसा कि आप जानते हैं, इंस्पेक्टर अखिल कुमार राव आपके सामने हाजिर हूं एकेडमिक्स प्लस कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर, आपका ज्ञानवर्धन भी करने, आपका उत्साहवर्धन भी करने, हौसला भी बढ़ाने और आपको ये राह भी दिखाने कि आपको किस रास्ते पर चलकर क्या क्या तैयारी करनी है ताकि एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं। संविधान शुरू करने से पहले भैया, ये कहीं मजेदार सा कोट मैंने पढ़ा तो सोचा आपके लिए लिख दूं। व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है व्हाट यू डू। अगर आप हताश हैं, निराश हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप जैसा महसूस कर रहे हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं उसके बीच का अंतर या फर्क पैदा करता है कि आप क्या करते हैं। What you do। अभी अगर आप निराशा फील कर रहे हैं और आगे कामयाबी चाहते हैं तो उन दोनों में ये अंतर पैदा करता है हम क्या करते हैं। और हम क्या करते हैं ये शुरुआत होती है हमारी पॉजिटिव थॉट से, हमारे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। कई बार हम सही चीजों के होने का इंतजार करते रहते हैं, हम वेट करते हैं कि सारी चीजें हमारे हिसाब से हो जाएं तब हम शुरुआत करें। ऐसा नहीं होता भैया। दुनिया के सारे चैंपियंस ने मुश्किल हालातों से लड़कर कामयाबी हासिल की है। जब कोई भी व्यक्ति शिखर पर, चोटी पर, बुलंदियों पर पहुंच जाता है, हम उसकी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं, या कई बार थोड़ी जलन फील करते हैं, अरे यार किस्मत वाला था। नहीं भैया, सिर्फ किस्मत नहीं, उस कामयाबी के पीछे होती है बहुत कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और कई बार गिरकर उठ खड़े होने की क्षमता, ताकत, कुव्वत। आप सारी लाइटें ग्रीन होने का इंतजार नहीं कर सकते कि मैं तब घर से निकलूंगा जब मेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम जब भी निकलेंगे अपनी राह पर, अपनी मंजिल की ओर, कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। हमें क्यों ये परेशानी मिली की बजाय कैसे ये परेशानी हल हो पर ध्यान देना होगा, तभी कामयाबी हासिल होगी। निरंतर मेहनत करने की एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार प्रयास करते रहने की। इस पेड़ के बारे में भैया, हम सब ने इसे देखा है। अक्सर चीन में पाया जाने वाला या कुछ दूसरी जापान के इलाकों में पाया जाने वाला, कोरिया में पाया जाने वाला ये पेड़ बांस का सिंपल पौधा है। आप इसमें पानी डालना शुरू कीजिए और ये बड़ा ही नहीं होता। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने और 1 साल, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही एक महाशय ये पेड़ उठा लाए, इसके साथ कुछ दूसरे पौधे ले आए, उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। आसपास के पेड़ पौधे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, उन्होंने देखा इसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा। वो परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पर किसी समझदार व्यक्ति ने सलाह दी, भैया रुकना मत, पानी डालते रहना, मेहनत करते रहना। पानी डालते रहे और पूरा साल बीत गया, साथ के पौधे और बड़े हो गए। फ्रस्ट्रेशन हुई, फिर सलाह आई, रुकना मत भैया, प्रयास करते रहना। ऐसा दूसरा पूरा साल बीत गया, तीसरा पूरा साल बीत गया। कई जल्दी फल या फूल देने वाले पौधे फल या फूल देने लगे। ये साहब वैसे के वैसे ही। आदमी कई बार फ्रस्ट्रेट होता, पर उसके सलाहकार ने कहा, भैया रुकना मत, पानी डालते रहना। 4 साल तक लगातार पानी डालने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। 4 सालों के बाद अगले 4 महीनों के अंदर ये 40 फीट तक बढ़ जाते हैं भैया। जनरली 10 फीट के लिंटर पर तो मकान तैयार होता है, 40 फीट का मतलब एक 4 मंजिला इमारत के आसपास तक। क्या ये बदलाव, क्या ये चेंज आखिर के केवल 4 महीनों में आया? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये पहले दिन से आ रहा था। ये विजिबल आखिरी 4 महीनों में हुआ है, ये दिखाई आखिर में दिया है। कई बार बदलाव अंदर हो रहा होता है। हमारा प्रयास जब उसे रिजल्ट में बदलता नहीं दिखाई देता, या जब हम उसे रिजल्ट में बदलता नहीं देखते, तो हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार हमें हताशा महसूस होती है।
मैं फिर कहूँगा, उस मुश्किल वक्त में आप हार मत मानिएगा, प्रयास लगातार जारी रखिएगा। ऐसे ही एक अनुभव मैंने अपने एफसीआई के सिलेक्शन के दौरान भी महसूस किया था। मेरा एफसीआई में रिटन क्वालिफाई हो चुका था, हालांकि मेरे और एग्जाम्स भी क्लियर हो चुके थे उससे पहले ही। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन में नहीं था। फिर भी चूंकि मैंने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी होना था भैया। हमें बिना देखे टाइपिंग करनी उस समय नहीं आती थी। एक सॉफ्टवेयर हमने ले लिया, आप टाइपिंग मास्टर जानते हैं, और उसके थ्रू हमने वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। हार्डली एक आध महीने का वो गैप था रिजल्ट आने के बाद, जब भी हमारे पास जो वक्त मिला, 1 या 1.5 महीना रहा होगा। मेरे एक साथी जिसको ये करना आता था, उसने कहा तुम घर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा। मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। पहले 1 2 4 दिन बीत गए शब्दों पर उंगलियां जमाने में। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, पहले 3 सप्ताह कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था भैया। लेकिन उसने कहा था लगातार प्रैक्टिस करना। हालांकि मैं लगातार और लगभग लगभग पूरे दिन, उस समय भी स्टूडेंट लाइफ थी, पूरा दिन हम यही करते थे, पढ़ना, पढ़ाना, एग्जाम देना, तैयारी करना, यही जीवन था। पूरे दिन मैंने उसे मेहनत करता था। 15-20 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। बट चूंकि मुझे फिर सलाह दी गई थी आप लगातार प्रयास करते रहना, वाकई मैंने ये फील किया। 20 दिनों के बाद मेरी स्पीड एकदम से बढ़ी। जो पहले 20 दिन वही 7 8 10 वर्ड पर चल रही थी, वो एकदम से बढ़कर 12 14 15 20, और लास्ट के दिनों तक आते आते 28 30 तक पहुंच गई थी, जितनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए होती है। क्या ये आखिर के 1 डेढ़ सप्ताह में ही बदलाव हो गया? नहीं भैया, ये बदलाव पहले दिन से आ रहा था, और मैं जो जो मेहनत करता जा रहा था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड यानी मेरे अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। जैसे हम ड्राइविंग करना सीख जाते हैं, शुरुआत में हर चीज पर गौर करना पड़ता है, और कुछ समय बाद जब हमें आदत हो जाती है, हम बात करते हुए, सोचते हुए कैसे भी ड्राइव कर लेते हैं। टाइपिंग भी वैसा ही है। शुरुआत में एक एक शब्द को दिमाग में बैठाना पड़ता है। एक बार वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, उन जैसे शब्द सामने आते ही हमारी उंगलियां खुद ब खुद चलने लगती हैं और रफ्तार बढ़ती चली जाती है। निरंतर प्रयास कई बार अंदर बदलाव ला रही होती है, हमें पता नहीं चलता है। कभी भी अपने प्रयास रोकिएगा मत। फिर दोहरा रहा हूं, सोच समझकर एक बार अपने गोल चुनिए, आपको जीवन में क्या करना है, लक्ष्य चुनिए। एक बार आपने चुन लिया, उसकी तरफ बढ़ जाइए। बार बार उन्हें बदलिएगा नहीं, निरंतर और कड़ा प्रयास करिएगा। आपके वो कड़े प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसके लिए एक अच्छा कोच, एक अच्छा टीचर जरूर चुनिएगा। कई बार कड़ी मेहनत सही दिशा के अभाव में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। कड़ी मेहनत आप करिए, सही दिशा देने का काम हम करेंगे भैया। मेरा ऐसा पूरा भरोसा है, ऊपर वाले की कृपा से जल्दी या देर से ही सही आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। चलिए भैया शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संविधान में हमारा आज का टॉपिक है भैया संविधान का भाग 2 पार्ट 2। बहुत सारे साथियों ने कहा था कि भैया सर कोशिश कीजिए हिंदी में भी आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मटेरियल बाइलिंगुअल हो जाए, हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाए। फिर भी अगर कुछ शब्द इंग्लिश में भी लिखे दिखाई देते हैं, मैं उनका हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन मैं खुद कर ही देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा भैया। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही साथ एक ही लेक्चर में मिल जाएं, वो बहुत जरूरी है, वही मेरा प्रयास रहता है। खैर, इस टॉपिक में पार्ट 2 भाग 2 किससे संबंधित है? आंसर इज सिटीजनशिप। एग्जाम में जो जनरल क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है, सिटीजनशिप या नागरिकता हमारे संविधान के किस भाग में दी गई है? आंसर इज भाग 2 पार्ट 2। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता या सिटीजनशिप बताते हैं। अब भैया नागरिकता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? नागरिकता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये जानने के लिए इन 3 शब्दों पर गौर करिएगा। एक्चुअली हमारे संविधान में ये डेफिनेशन बहुत काम की है। पर्सन्स, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, जो हमारे भारत के नागरिक नहीं भी हो सकते, उनको भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, धर्म के समक्ष समता, सबको बराबरी का माफी चाहूंगा विधि के समक्ष समता, कानून के समान सामने सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं भैया। आर्टिकल 21 मिला हुआ है, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ, जीने का अधिकार, ये सबको मिला हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को मिलते हैं, भारत के नागरिकों को मिलते हैं, उन लोगों को मिलते हैं जो भारतीय कहलाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और जेंडर। मतलब हमारे धर्म, रंग या लिंग या
हम किस रीजन से आते हैं, इन सारी चीज़ों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार, या फिर उनमें जो लोग पिछड़ गए हैं उनको रिजर्वेशन का अधिकार, ये सारी चीज़ें समझाता है। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा अपनी बात को कहने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, ये सारे 6 प्रकार के राइट्स। डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगली क्लास हम पढ़ेंगे, अगली क्लास भैया फंडामेंटल राइट्स पर ही होगी। जब भाग 3 पर आएंगे तब हम पढ़ेंगे हमारे संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों को बताता है, फंडामेंटल राइट्स को बताता है, तब हम अपने सारे अधिकार उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो क्रक्स बस इतना बताना चाह रहा हूं कि कुछ खास अधिकार हैं। आर्टिकल 29 और 30 बताता है भैया राइट टू परस्यू योर रिलीजन, राइट टू कल्चरल ये कल्चरल राइट्स बताता है। ये राइट्स हालांकि माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली माइनॉरिटीज भी तो सिटीजन है। कहने का मतलब भैया कुछ खास चीजें हमारे संविधान में हमारे भारतीय नागरिकों के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, आर्टिकल 326 के तहत वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पद पर बैठने का अधिकार, हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सारे महत्वपूर्ण पद किनके लिए हैं? केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। इसलिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं है, और उसी के बारे में हमारा ये भाग दर्शाता है। अब ये सिटीजनशिप या नागरिकता को समझने के लिए ये 2 पार्ट समझ लीजिए। हमारे संविधान में नागरिकता के लिए ये 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली व्यवस्था कहती है भैया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू होते समय, संविधान लागू होने के समय। संविधान लागू कब हो रहा है भैया? अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, आंशिक रूप से उस दिन लागू हुआ और पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा है, उस समय किस किस को भारतीय नागरिक माना जाए, ऐसी व्यवस्था की गई संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 में, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद आने वाले समय के लिए कौन कौन भारत का नागरिक कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे नहीं रहेगा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता किसे किसे मिलेगी, ऐसे 5 तरीके, और किस किस से छीनी जा सकती है, ऐसे 3 तरीके। ये सारी चीजों का अधिकार दे दिया संसद को कि भैया संसद द्वारा बनाए गए कानून अनुसार हमारे संविधान में, फिर दोहरा रहा हूं, ये व्यवस्था की गई आज, मतलब संविधान लागू होने के समय किसको कैसे कैसे नागरिकता दी जाएगी। ये व्यवस्था है भाग 2 अनुच्छेद नंबर 5 से 11। 26 जनवरी 1950 के बाद किसको कैसे नागरिकता मिलेगी, इसकी ताकत दे दी संसद को। एग्जाम के लिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूं, बार बार पूछ लिया जाता है। अब सिटीजनशिप पर कानून बनाने का पूरा अधिकार दे दिया गया संसद को, ऐसा अनुच्छेद 11 कहता है भैया। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संसद द्वारा, सरकार द्वारा बनाया गया, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाया गया कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता कानून 1955, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। ये 2 टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे, नागरिकता से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं बचेगा, एग्जाम में आए हुए सारे सवाल आप कर पाएंगे। पहले पढ़ते हैं आज का टॉपिक, फिर पढ़ेंगे नागरिकता कानून 1955 में क्या कहा गया, कैसे नागरिकता मिलती है, उसमें क्या क्या संशोधन हुए, साथ ही साथ करंटली आया संशोधन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या नई व्यवस्था लाई गई है जिस पे इतना हल्ला गुल्ला और शोर शराबा हो रहा है, उसको भी जानेंगे। ये अगली क्लास का टॉपिक और ये आज का टॉपिक। चलिए सब कवर करते हैं। आज का टॉपिक 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार कैसे नागरिकता मिलनी थी, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 5 कहता है उन लोगों को नागरिकता के बारे में बताता है जो भारत में निवास कर रहे हैं उस समय। भैया आर्टिकल 5 उस समय भारत में निवास कर रहे लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी ये बता रहा है। और कैसे मिलेगी? बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल शब्द का ही मतलब होता है निवास। वो कैसे, वो कहाँ निवास कर रहे हैं इस आधार पर। इसमें क्या बताया गया भैया? 2 कंडीशन। पहली, ही शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, उसका भारत में निवास होना चाहिए, वो भारत में उस समय वास कर रहा हो, वो भारत में रहता हो।
उस दौरान भारत में रह रहा हो। कब? जिस समय संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। एंड साथ में उसके पास इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करने की पावर हो, एक शर्त पूरी करने की हैसियत हो, स्थिति हो। या तो स्वयं का जन्म भारत में हो रखा हो, या उसके माता पिता का भारत में जन्म हुआ हो, या वो पिछले 5 साल से भारत में निवास कर रहा हो। ये शर्त अगर पूरी होती है भैया तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 5 बताता है निवास के अनुसार जो भारत में रह रहे लोग हैं वो कैसे भारत के नागरिक बनेंगे। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए है भैया जो पाकिस्तान से भारत आए। इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के दौरान लाखों लोग मारे गए भैया, बदकिस्मतीवश। बहुत बुरा वो दौर था और करोड़ों लोग विस्थापित हुए, इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ। वो बहुत मुश्किल और कड़ा दौर था। जो भाई बंधु पाकिस्तान से भारत उस दौरान आए उनके लिए कानून में व्यवस्था है आर्टिकल नंबर 6, कानून नहीं संविधान में व्यवस्था है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 6 उन लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। पाकिस्तान से इंडिया आने वालों को 2 भागों में बांटकर शर्त रखी गई संविधान में। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ये नियम। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए हैं तो ये वाले नियम फॉलो होंगे। भैया यही डेट क्यों? इस डेट को परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था। 19 जुलाई यहां पे मिट गया, माफी चाहूंगा भैया। 19 जुलाई 1948 को से पहले जो लोग आ गए तब तक परमिट व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में आने के लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको परमिट की जरूरत नहीं थी। उनके साथ ये 2 शर्त हैं कि भैया या तो वो स्वयं या उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो एंड साथ में जब से वो आए हैं तब से भारत में ही रह रहे हो। पाकिस्तान से भारत आए, यहीं पर रुक गए हैं, यहीं पर बस गए हैं। आपके माता पिता दादा दादी आपके पूर्वज कभी भी भारत में पैदा हुए हैं तो भैया आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, आप भारत में रह सकते हैं। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप आ रहे हैं तो आपके साथ ये शर्त जोड़ दी गई। पहली शर्त तो वही है, आप स्वयं माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हो। सेकंड, परमिट फॉर सेटलमेंट के तहत आप भैया आए हो, आप इलीगली नहीं आए हो। परमिट फॉर सेटलमेंट, परमिट व्यवस्था लागू हो चुकी है, आप उस परमिट फॉर सेटलमेंट के तहत आए हो, उसका प्रूफ आपके पास हो। आप मिनिमम 6 महीने से भारत में रह रहे हो, यानी आप पाकिस्तान से भारत आइए, प्रॉपर परमिट लेकर आइए, 6 महीने यहीं रहिए, ये साबित करेगा कि आप यहीं बसने आए हैं। 6 महीने बाद आप अप्लाई करिए और इस आर्टिकल के तहत आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। अप्लाई करिए रजिस्ट्रेशन के लिए और आप रजिस्टर्ड हो चुके हों तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है भैया उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में जो किसी वजह से 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए। उस दौरान बंटवारे का दौर चल रहा था, लोग डरे हुए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कौन किस तरफ रहे और कौन कहां सुरक्षित रहेगा। काफी लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए उसी बंटवारे के दौर में। बंटवारा 3 जून को हो रहा है 1947 में, भारत आजाद हो रहा है 15 अगस्त को। इस सबसे पहले ही 1 मार्च की वो डेट दे दी गई। अगर आप 1 मार्च से पहले पाकिस्तान चले गए हैं और आपको पता चला नहीं भी अब बंटवारा हो गया है, अब मुझे भारत में रहना है, तो आप वो ऐसे लोग हैं जो भारत लौट कर आए होंगे। तो जो लोग भारत में लौट आए उनके लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो आर्टिकल 7 में ही क्लियर कर दिया कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 या उसके बाद और वापस लौटकर नहीं आए तो भैया वो भारत के नागरिक नहीं है कैसे भी, चाहे वो आर्टिकल 5, 6, 7 के तहत यहाँ रहे हों, उनके माता पिता यहीं पर पैदा हुए हों वगैरह वगैरह, कोई बात लागू नहीं होती। यानी आर्टिकल 7 इस कंडीशन में आर्टिकल 5, 6, 7 को नकार देता है, ओवरराइड कर देता है। कहता है अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए वापस नहीं आए, आप कैसे भी भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस आ गए हैं तो आपको वही 5 कंडीशंस फुलफिल करनी है। कौन सी वाली? यही वाली भैया। अगर यही 5 कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। उन्हें फिर से आप पढ़ लीजिएगा पिछली स्लाइड में जो मैंने समझाई है। आर्टिकल 8 बताता है भैया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को विच आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारतीय मूल के वो नागरिक जो उस समय भारत से बाहर रह रहे थे।
भैया अलग अलग कारणों से जिस समय भारत आज़ाद हुआ होगा उस समय भारत से बाहर भी लोग रह रहे थे, कुछ डर कर बेचारे गए होंगे, कुछ देश के लिए मदद लाने भी हो सकता है गए हों भैया, क्रांतिकारी हौसलों के साथ गए हों, पर अलग अलग वजह से जो लोग भारत के बाहर उस समय रह रहे हैं उन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा रहा है। रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया मतलब पाकिस्तान के अलावा। अगर आप भारत के बाहर किसी देश में पाकिस्तान में रह रहे हैं तो कंडीशन पहले ही 6 और 7 में बता दी गई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और देश में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं, तो भैया आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी है, तब आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्या क्या? या तो आप या आपके माता पिता या आपके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, भारत में पैदा हुए हों। भारत का मतलब है संपूर्ण भारत, भारत प्लस पाकिस्तान जो अलग हो गया, सब मिलाकर उस समय भारत की बात की जा रही। अनडिवाइडेड इंडिया में अगर आप पैदा हुए हैं और साथ साथ आप जिस भी कंट्री में बाहर उस समय रह रहे हैं, आपने वहां 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया भैया, रजिस्टर्ड इन दैट कंट्री एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप किसी भी दूसरे देश में रह रहे हैं लेकिन आपने वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया कि भैया मैं भारत का नागरिक हूं। वहां रजिस्ट्रेशन वहां के डेमोक्रेट करते थे, वहां की काउंसलिंग हाउस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। अगर आपने ये करा लिया तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। कब की बात चल रही है? 26 जनवरी 1950 की, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय की ये बात चल रही है भैया। आर्टिकल 9 बताता है भैया, 9 शब्द से ही पता चला है नहीं, नो, नो मतलब नहीं। नो कहता है कब कब नागरिकता नहीं मिलेगी भैया आपको। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी अगर आपने विदेशी नागरिकता ले ली है। वो हम जानते हैं हमारे देश में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमने कहां से लिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके से लिया था। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके से लिया गया ये एकल नागरिकता का नियम कहता है कि आप भैया एक ही नागरिकता लेंगे, 2 देशों की भी आपके पास नागरिकता नहीं होगी। और एकल नागरिकता बताती है कि आपके देश में राज्य और देश 2 स्तर पर नागरिकता नहीं होगी, आपकी एक ही नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता। आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो नागरिकता कब छिन सकती है या नागरिकता आपके पास कब नहीं रहेगी? नहीं, 9 बता रहा है नो, नहीं रहेगी जब आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। आर्टिकल 10 बताता है भैया कंटिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता बरकरार कब रह सकती है, कंटिन्यू कब रहेगी? सब्जेक्ट टू लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद जो जो नियम बनाएगी उनके आधार पर हमारी नागरिकता कायम रहेगी, ये बात कही गई। और अंत में इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 कहता है भैया, ये तो सारी बातें बता दी 26 जनवरी 1950 तक की। 26 जनवरी 1950 में कैसे कैसे नागरिकता मिली, 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता के नियम कैसे तय होंगे? संसद द्वारा, यानी आर्टिकल 11 संसद को ये ताकत देता है, संसद को ये पावर देता है, संसद को ये शक्ति देता है कि वो आने वाले दिनों के लिए भारत में नागरिकता के नियम तय कर दे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, संविधान में कौन सा आर्टिकल या संविधान में आर्टिकल 11 किसको शक्ति प्रदान करता है? आंसर इज संसद को नागरिकता के ऊपर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। या फिर किस आर्टिकल के तहत भारत में नागरिकता का नियम बनाने की शक्ति एक्सक्यूज मी संसद के पास है? आंसर इज अनुच्छेद 11 आर्टिकल नंबर 11। इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लीजिएगा भैया। अब भैया इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई एक ही पेज में अगर मैं कवर करना चाहूं तो वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। पूरे लेक्चर, पूरे भाग को एक साथ कवर करना हो तो मैंने एक साथ लिख दिया है। जल्दी से रिवाइज करा देता हूं भैया। हमने आज पढ़ा भाग 2 पार्ट 2 जो कि बताता है सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप के नियम जो संविधान में दिए गए हैं 26 जनवरी 1950 के हिसाब से, तब तक के लिए, बाद के लिए अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 26 जनवरी के लिए आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 कहता है जो भारत में निवास कर रहे हैं, जो भारत में रह रहे लोग हैं, उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी? निवास के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। कंडीशंस मैंने पहले ही बता दी हैं। 6 बताता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए, जो लोग उस बंटवारे के वक्त विस्थापन में पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में बांटकर कि ये जुलाई से पहले आए, ये जुलाई से बाद आए, और इन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी? अनुच्छेद नंबर 6 बताता है। अनुच्छेद नंबर 7 बताता है वो लोग जो मार्च 1947 में भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस लौट आए, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी बताता है। अनुच्छेद 8 बताता है जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, पीओए, पर्सन्स ऑफ
इंडियन ओरिजिन जो भारत के नागरिक भारत देश से बाहर उस समय निवास कर रहे हैं, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, वो 8 बता रहा है। 9 बता रहा है नो सिटीजनशिप, नो मैच करके याद कर सकते हैं। कब सिटीजनशिप आपकी रद्द मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। 10 बताता है सिटीजनशिप कब तक कंटिन्यू रहेगी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉज इनेक्ट बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार लागू रहेगी। और आर्टिकल 11 कहता है, इंपॉर्टेंट, नागरिकता पर नियम बनाने का अधिकार किसको, संसद को। संसद द्वारा आगे के लिए नियम बनाए जा सकते हैं कि भारत के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। आर्टिकल 11 में दी गई ताकत का इस्तेमाल करते हुए आगे आने वाले साल में 1955 में भारत सरकार ने, या यूं कह लीजिए संसद ने मिलकर भारत की नागरिकता तय करने वाले नियम बनाए, जिसे हम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जानते हैं। भारतीय नागरिकता नियम, भारतीय नागरिकता कानून 1955 के हिसाब से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अगले लेक्चर में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं भैया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। थैंक यू वेरी मच। खूब मेहनत करें, खूब लगन से पढ़ें, जीवन में कामयाब हों। धन्यवाद।